हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया जी। आज हम लोग अपने सीए फाइनल की जो एमसीक्यू बुकलेट आई है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट ऑब्वियस हैं, 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके इस बुकलेट सीरीज में। और ये थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चंस, लेंदी इन द सेंस कि जब आप पढ़ेंगे तो इट विल टेक सम टाइम। आप इन क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर पाएंगे या कर पाएंगे जब आपका इनकम टैक्स कंप्लीट हो चुका हो, सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हों। एटलीस्ट जब आप इन एमसीक्यूज पर बैठें तो आप ये मानकर चलें कि आपने इनकम टैक्स को एक बार थॉरोली स्टडी कर रखा है, रिवीजन हो चुका है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो करते जाएंगे। और साथ साथ जब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो उसके साथ उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे। इज इट क्लियर? देखा जाए क्या है हम लोग का ये एमसीक्यू बुकलेट जो इश्यू किया गया है आईसीएआई के द्वारा सीए फाइनल के लिए, किस तरह के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिए हैं। सर, क्या इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं क्या? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, कहीं किसी ने मना नहीं कर रखा। चलिए स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सर। पहला क्वेश्चन कहता है, मिस्टर आकाश इज engaged in the business of running motor cars on hire. ओके, एक मिस्टर आकाश है, वो रनिंग कार्स ऑन हायर का बिजनेस करता है। हिज ब्रदर मिस्टर विकास इज अ डेंटिस्ट। इसका भाई ना भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और वो डेंटिस्ट है। अच्छा जी। Mr. Akash and Vikas each purchased a motor car for the value of rupees 5 lakhs on 1st November 2019. 1st November 2019 को उन्होंने एक परचेज की है कार, इसने भी परचेज की कार। रुपीज है 5 लाख और रुपीज है 5 लाख। सर ठीक है, ओके। और उन्होंने अपने अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए उसको तुरंत स्टार्ट कर दिया, पुट टू यूज कर दिया। चलिए, ये टेंशन नहीं रही हमारी कि पुट टू यूज किया कि नहीं। The WDV of motor cars on 1st of April may be taken 50 lakhs in the case of Akash and nil for Mr. Vikas. तो 1st अप्रैल 19 को ओपनिंग WDV दी है रुपीज 50 lakhs इस केस में, एंड रुपीज nil here in this case. What is the depreciation allowable in respect of cars to Mr. Akash and Mr. Vikas under section 32 for the assessment year 21-22? Okay. Assuming though both of them have not opted for the special provision of 115 BAC. अगर हमसे क्वेश्चन ये लाइन नहीं भी देता ना, तो भी हम ये मानकर चलते कि both of these two persons have not opted section 115 BAC, जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि 115 बीएससी को यूज करना है। बीएससी का फायदा क्या है, घाटा क्या है? फायदा ये है कि स्लैब रेट कम है, टैक्स रेट्स कम है। घाटा ये है कि कई सारे आपको ऑप्शंस लूज करने पड़ते हैं, बेनिफिट्स लूज करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? तो नॉर्मली हम यही मानकर चलते हैं कि उन लोगों ने 115 बीएससी को यूज नहीं किया होगा। चलिए, हमसे कहता है डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। 21-22, ओके। क्या है 21-22? ये तो हम लोग को दिया हुआ है, जरा ढंग से देखें। मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाना सिखाया था। हाँ सर। चलिए, आज फिर से वो बात करते हैं। चलिए, ये है आकाश और ये है विकास। अच्छा जी, ये एग्जिस्टिंग है और ये न्यू है। हमको तो एक ही साथ बनाना था, लेकिन इसको मैंने ऐसा इसलिए बनाया जैसा यहां पर है
क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोविजन है आपका। अगस्त 2019 से लेकर अगर आप मार्च 20 के अंदर आप कोई कार बाय करते हैं और उसको आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करते हैं, तो इस केस में आपको 30% का और इस केस में 45% का डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा, हायर पर अगर चलाते हैं तो। ये अदर, इसको मैं प्रोफेशन हटा देता हूं। क्लियर है? ये है। अदरवाइज जो नॉर्मल है वो आपका है 30% और इस केस में है 15%। ये हमारे डेप्रिसिएशन रेट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। सर ऐसा हम लोग को एग्जाम में पूछेगा तो अगस्त 19 टू मार्च 20 याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप कोई कार बाय करते हैं और उस कार को आप अपने प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं, रनिंग बिजनेस तो अगर आप कोई कार बाय करते हैं इस डेट के अंदर, तो दो चीजें हैं, या तो आप हायर पर रन करेंगे या अदर बिजनेस में यूज करेंगे। यही तो होगा। हाँ सर। अच्छा, अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें तो हमें मालूम है हमें 30% एंड 15% का डेप्रिसिएशन रेट मिलता है, लेकिन अगर उस पीरियड की बात करें जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो इस केस में यहाँ 30% और इस केस में यहाँ पर 45% का डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा इन कार्स पर जो अगस्त 19 से मार्च 20 के अंदर आई हैं, तो अगर बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो। ठीक, चलें, ये हमारा हिसाब किताब है। अब जरा ढंग से देखें इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व। ये जो मैंने दो कॉलम बनाए ना, एग्जिस्टिंग एंड न्यू, बेसिकली उसी पर्पस के लिए बनाए हैं। चलिए, अदरवाइज हम एक ही लाइन में लिख सकते थे उनको। ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV आकाश के केस में है 50 लाख, क्लियर, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये नवंबर 19 को बाई की है इन लोगों ने, इसने 5 लाख की बाई की है और सेम वही कार इसने भी बाई की है 5 लाख की। अरे बोलो ना, हम दोनों को ऐड करके लिख सकते थे 50 प्लस 5, एक ही लाइन बना सकते थे, एक ही कॉलम बना सकते थे और आप 50 प्लस 5 करके लिख सकते थे। मैंने दोनों अलग लिखने के पीछे आपके प्रॉब्लम को थोड़ा दूर करने की कोशिश की। कैसे, देखते हैं। यहां लिख सकते हैं मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड डिस्कार्डेड फलाना एंड डिमाका। कुछ नहीं है, कोई एसेट सेल नहीं हुई है, गई नहीं है, तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस कितना कितना है, 50 लैक्स प्लस 5 लाख और यहां पर नील प्लस 5 लाख सेकंड केस में। अच्छा, डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाले में देखिए ना, यहां पर सीधे सीधे 30% का डेप्रिसिएशन रेट लगेगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि ये हायर पर कार चलाता है और ये अदर पर्पस के लिए यूज करता है। तो हायर वाले पर नॉर्मली 30%, तो सीधे सीधे 15 लाख आ जाएगा। अरे बोलो ना। हाँ, ये ओपनिंग WDV कब की थी? 1 अप्रैल 19 की थी, ठीक है, 15 लाख हो गया। इस केस में कितना आ जाएगा सर? अगस्त 19 से लेकर मार्च 20 के अंदर अगर खरीदा है
5 लाख का एसेट, तो 5 लाख का एसेट हो जाएगा 45%। जी सर, 2,25,000। लेकिन नवंबर में खरीदा है, आपको मालूम है 180 डेज से कम है, तो आपका आधा डेप्रिसिएशन हो जाता है, यानी 1,12,500 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, ये डेप्रिसिएशन हो गया। इस केस में कितना सर, नॉर्मली होता तो 15% था, लेकिन कहा गया था अगर बिजनेस के लिए कोई कार खरीद रहे हैं और हायर के अलावा यूज करें तो वहां पर 30% आपको बेनिफिट मिलेगा डेप्रिसिएशन का। तो आपका 1 लाख 5 लाख का 30% के हिसाब से आधा 75,000, ये जो आया आपका ये आया WDV एज ऑन क्लोजिंग। WDV भी लिख सकते थे 31 मार्च 20 का, कितना आ गया? हमें फिर अब नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बोलो ना, क्योंकि इस साल तो कोई एसेट नहीं खरीदी गई। डेप्रिसिएशन फॉर 2021, इसी काल तो निकालना था 21-22 असेसमेंट ईयर का। अब पहले वाला का तो हमें मालूम है 35 लाख का सीधे सीधे 30% निकाल लो, दैट इज 10,50,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसकी बात आती है तो यहां पर हमें मालूम है उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर कोई कार खरीदी गई है हायर के लिए तो 45%, अदरवाइज 30%। तो 387,500 का 45% हो जाएगा 174,375। और लास्ट वाले का हो जाएगा 4,25,000 का 30%, सीधे सीधे 127,500। ये आ गया क्लोजिंग WDV। ये हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? हमसे पूछा था कि आप डेप्रिसिएशन बताइए कार पर 21-22 का। तो भैया आकाश का केस इतना है, जितना आकाश का केस है हम उसकी बात करते हैं। ये आकाश का केस है, ये जो रेड वाला है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं कितना आया, और इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आया आपका 1,27,500 और इसका आ गया 12,24,375। दैट्स इट। अब देखते हैं क्या आंसर है। ऐसे ही दिख गया, आंसर इज टी। कहीं कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। पूरा कंसेप्ट के साथ आपका क्लियर हो। क्लोजिंग WDV पूछता, मैं नीचे और प्लस माइनस करके अपना आंसर दे सकता था। आगे चल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। मैं एक ही लाइन में चाहता एक एक कॉलम सिंगल सिंगल कॉलम में कर सकता था, लेकिन वहां पर डाउट और कंफ्यूजन रह सकते हैं। इस तरह से कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इस केस में डेप्रिसिएशन रेट 30%, इस केस में 45%, इस केस में 15%, इस केस में 30%। वी नो वेरी वेल कि ये हमारा चूंकि अगस्त से मार्च के अंदर था 19 to 20, तो उस केस में हमारा हायर डेप्रिसिएशन मिलेगा हमेशा के लिए, इसीलिए ये किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। द टर्नओवर ऑफ मिस्टर आरव इंगेज्ड इन होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है, 2 करोड़। आरव जो है उसका 2 करोड़ का टर्नओवर है, और एंड द ग्रॉस रिसीट ऑफ मिस्टर विशाल इंगेज्ड इन प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, विशाल का ये प्रोफेशन में है और इसका टर्नओवर दिया है 50 lakhs। Mr. Ara has been regularly following mercantile system of accounting and Mr. Vishal regularly follow cash system of accounting। पक्की बात है, ये accrual system को follow करता है और ये कैश सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ मिस्टर आरव ही रिसीव्स 1.2 करोड़ थ्रू ECS।
इसने जो बैंक के थ्रू लिया है वो 1.2 करोड़ है, और अदर देन बैंक है इसका, यहाँ अदर देन अकाउंट पे 80 लैक्स का, टोटल टोटल 2 करोड़ था। और कहता है ही रिसीव्स अनदर 60 लैक्स he receives another 60 through ECS through बैंक अकाउंट ऑन और बिफोर 31st ऑफ जुलाई। तो एक काम करो, रिटर्न भरने की डेट से पहले ये टोटल इतना रिसीव कर चुका है बैंक से और इतना रिसीव किया इसने अदर देन बैंक से, ठीक है ना। वो 60 भी ऐड कर देंगे उसी में ही, बैंक वाले में। और कहता है मिस्टर विशाल 30 लाख लेता है अकाउंट पे ही बैंक ड्रॉप से और 20 लैक्स लेता है क्रॉस्ड चेक। लेकिन अगर याद करो कहानी अपने 44 AD और ADA की, तो उसमें ये था कि ये जो स्पेसिफाइड बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। 50 लाख तक की रिसीट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये 50% प्रिजम्पटिव इनकम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? प्रिजम्पटिव इनकम मान सकते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि बैंक से मिला या नहीं मिला उसके लिए अलग रेट, लेकिन अगर हम आरओ की बात करें तो 44 AD में लिखा था कि अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, 1 करोड़ से ऊपर तो टैक्स ऑडिट होती है, लेकिन एडी में साफ साफ लिखा था कि टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, और अगर बैंक वाली रिसीट पर सामने वाला 6% की इनकम और अदर देन बैंक वाले की इनकम पर 8% अपनी इनकम अगर डिस्क्लोज कर देता है, तो उन लोग को टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग को याद आया होगा 44 AD में, तो यहां पर कुछ वैसा ही है। अब यहां पर इसने कितना, विशाल ने कितना बैंक से लिया, कितना अदर देन बैंक लिया, इट डजंट मीन एट ऑल, बिकॉज ही हैज टू शो 50% ऑफ इट्स इनकम ऑफ देयर ग्रॉस ऑफ हिज ग्रॉस रिसीट्स। तो इसी बात को लेकर आगे बोलता है व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी इफ दे वांट टू मिनिमाइज देयर टैक्स लायबिलिटी। नाउ वी आर नीडेड टू compare that if they follow the normal system of accounting, then what will happen means normal का मतलब they just want to rely on their books of account। books of account कितना कहता है अभी तक हम लोग को नहीं मालूम, ये तो वो है जो गवर्नमेंट ने कहा प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनके ऊपर इस रेट से लगाओ 44 AD और ADA के हिसाब से। अच्छा, बोथ ऑफ देम मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इनकम कंप्यूटेड एज पर द रेगुलर प्रोविजन 1150 और 2475 बुक्स के हिसाब से इसका आ गया 11,50,000 और बुक्स के हिसाब से जो इनकम आ रही है वो 24,75,000 यहां पर आ रही है। चलिए सर आगे बताइए। However, they have not got the books of account auditing and do not intend to do so in future। तो भैया एक बात बताओ, अगर 6% और 8% देखा जाए, अगर हम बात करें आरओ की, इन केस ऑफ आरओ अंडर सेक्शन 44 AD, हम उसी को लेकर के चलते हैं। बैंक रिसीट्स अदर देन बैंक 1.80 करोड़ एंड 20 लैक्स 6% के हिसाब से एंड 8% के हिसाब से। इसका है टैक्सेबल इनकम। अच्छा, ये तो हुआ ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट 11,50,000,
अब बताओ, कहा गया कि अगर आरव इस 11,50,000 को प्रेफर करेगा तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, क्योंकि प्रिजम्पटिव से उसका अमाउंट ये कमा रहा है। मेरी बात ढंग से समझेंगे? तो उसको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। इसका मतलब अगर वो 12 लाख शो कर देता है मिनिमम, तो उसको टैक्स ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। और साथ साथ क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि फ्यूचर में वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट नहीं करवाना चाह रहे। इसका मतलब कि टैक्सेबल इनकम टू बी शोन, इस पहले वाले केस के लिए 12 लाख। अब आते हैं इन केस ऑफ विशाल, अंडर सेक्शन 44 ADA कहता है टोटल रिसीट्स कितनी है? 50 लैक्स। अंडर सेक्शन 44 ADA के हिसाब से हमको टोटल रिसीट का 50% इनकम शो करना पड़ता है। यह है आपकी टैक्सेबल इनकम। और दूसरा ऑप्शन है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये था आपका ऑप्शन नंबर 1। अब जरा बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2475 था शायद, 2475 बिल्कुल ठीक है। अब बताओ वो कितना शो करे मिनिमम, और वो टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहता, तो भैया कम से कम 25 लाख शो करो ना। तो इनकम टू बी शोन, तो इनका आ जाएगा आंसर 12 लाख और 25 लाख। बीस लाख का 8% 160 होता है भाई साहब, तो 12,40,000। तो 12, 40 और 25, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, वो प्लस माइनस में मिस्टेक थी। ठीक, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हम केवल भाई अब आपको हम डिटेल में कहानी तो इस समय नहीं पढ़ा रहे, पहले तो दिमाग में आप ये बात बैठा लीजिए। हम आपको डिटेल करने के साथ साथ आपके सॉल्यूशन दे रहे हैं कि इस तरह से आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? चलें क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर विशाल एंड मिस्टर गुहा sold their residential house property in Pune for 3 crores and 4 crores। ये है विशाल और ये है गुहा। इन्होंने सेल यानी कि सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी बेची? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है 3 करोड़ एंड 4 करोड़ में। ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को इन लोगों ने बेचा है। कहता है, और वो कब बेचा है? 1 जनवरी 2021 को। The house property was purchased for rupees 1 crore and 1 point sorry, the house property was purchased by them 25 months back। 25 महीने पहले खरीदी गई थी। इसका मतलब आज बेच रहे हैं, तो यहां पर ऊपर लिख सकते हैं हम लोग कॉम्प्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे बोल लो ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में 2 साल का हमारा होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पर 25 महीने से अधिक है, तो यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी दिया हुआ है 1 करोड़ एंड 1.75 करोड़, तो माइनस कर देंगे हम लोग लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़
एंड 1.75 करोड़। तो यहां हम लिखेंगे LTCG 2 करोड़ एंड 2.75 करोड़। अरे बोलो ना, यही तो आया। अच्छा, कहता है मिस्टर विशाल ने 2 खरीद लिए नए घर, एक दिल्ली एक आगरा में 70 और 80 लाख का, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 2। कितना कितने का है खरीदा है? 70 और 80 का, वो भी अप्रैल 21 में ही खरीद लिया। 70 लैक्स एंड 80 लैक्स। आपको मैं बता दूं, ये आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा घरों को बेचना चाहते हैं, हर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए, हर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दें, लोगों को घर खरीदने के लिए छूट दें। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी बंदे की अगर किसी बंदे का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है और वो अपने इस कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करना चाहता है नए प्रॉपर्टी खरीदने में, 2 करोड़ तक की कैपिटल, तो वो 2 घर खरीद सकता है। उसको 2 नए घर खरीदने पर इसका डिडक्शन मिलेगा 54 में। तो अगर इसका देख लो 2 करोड़ तक था, इसने इन्वेस्ट कर दिया 70 और 80, दोनों का बेनिफिट मिल गया, इसने उस सेक्शन का बेनिफिट उठा लिया। और उसी दिन गुहा ने भी खरीद लिया 2 रेसिडेंशियल फ्लैट्स मुंबई में और पुणे में, 80 और 75 ना, 80 और 75 खरीदे हो ना, किसी एक का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कहते हो मुझे 2 बेनिफिट मिल जाएंगे, तो ये बात दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपको केवल एक घर का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है। तो किसको आप हटा देंगे? इसको हम हटा देंगे। इज इट क्लियर? एक घर का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, both of them invested 30 lakhs in bonds of NAI in March 21 and 30 lakhs in the bond of RECL। ठीक है, इन्होंने बॉन्ड खरीद लिए नाई और RECL के, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के और नाई के, नेशनल हाईवे के 60 लाख के खरीदे, 30 एंड 30। जबकि आपको मालूम है 54 EC में 54 EC में आप मैक्सिमम 50 लैक्स का ही बेनिफिट ले सकते हैं। कितने का बेनिफिट्स ले सकते हैं? 50 लैक्स का, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ये तो मालूम है ना? जी सर, ये पता है। खत्म है। चलिए बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना कितना आ गया? इसका आ गया नील और इसका आ गया 130, तो 145। दैट्स इट। क्या पूछा क्या क्वेश्चन में? टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड नील आना है 95 और 20। क्यों भाई, टोटल तो सही है ना भाया? थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉइंट 95। इज इट क्लियर? तो नील एंड 95, आंसर इज सी। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और उसके ये आंसर है। ठीक, चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए बड़ी जल्दी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है टाइम लग रहा है। हाँ, आपको ये प्रोविजन समझने भी चाहिए। अब देखिए कि अगर आपने सारे पॉइंट करे, हम लोगों ने क्या देखा, पीजीपीपी देखा, हम लोग क्या देख रहे हैं, कैपिटल गेन देख रहे हैं, मींस सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपने सारे प्रोविजंस को ढंग से सॉल्व किया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Mr. Hari is an interior decorator declaring profits under section 44 ADA, अभी देखा था 50% वाला, in the year 2021 and the earlier previous years. Mr. Hari has to pay brokerage of 10 lakhs to Mr. Lal। जब भी ब्रोकरेज की बात आती है एक घर खरीदने के लिए, अरे ब्रोकरेज मतलब कमीशन, कमीशन मतलब इसके पीछे टीडीएस का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 194H।
इसका मतलब 194H के हिसाब से। और जब H आता है तो मैंने अगर आपको प्रोविजन पढ़ाया था तो मैंने कहा था 194JHACI, झांसी याद कर लें। और ये झांसी वहीं पर वही वर्ड होगा 194J, 194H, 194A, 194C, 194I, इनके साथ एप्लीकेबल होता है। और कहा गया कि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ पर तभी एप्लीकेबल होगा जब वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हो। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के टैक्स ऑडिट नहीं होती है, वो 2 करोड़ वाला, 1 करोड़ वाला और 50 लाख वाला हिसाब किताब, तो कहा गया अगर टैक्स ऑडिट के केस में नहीं आते तो उनके ऊपर ये टैक्स टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये 194H है। 194H में कहा गया था ये इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर तभी एप्लीकेबल होगा जब वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये टैक्स ऑडिट के दायरे में इसलिए नहीं आता क्योंकि 144 ADA को फॉलो करता है, जिसमें टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं होती प्रिजम्पटिव बेसिस पर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तो इसका मतलब नो टीडीएस। अच्छा, और एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाई किया है 50 लाख की। मिस्टर श्याम से एक कॉन्ट्रैक्टर ही कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस। अब अगर याद करें तो एक मकान खरीदा है तो उस पे इसको क्या टीडीएस काटना पड़ेगा, 50 लाख तक का है तो उसके लिए प्रोविजन है ये 194M। ठीक कि 194M कहता है 194J हुआ, 194C हुआ, कोई भी हुआ जहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ कवर नहीं होते थे, जहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर नहीं होते थे, आने वाली जितना भी डीडीएस में आपने चैप्टर पढ़ा, अगर वहां इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर नहीं होते थे, देखा नहीं इतना, ये क्या था, इंडिविजुअल और एचयूएफ यहाँ कवर नहीं होते थे इन प्रोविजन में, ये वाली जगह पर इंडिविजुअल एचयूएफ कवर नहीं होते थे, तो कहा गया कि अगर कोई हैवी अमाउंट होगा तो भी तो उसको नहीं लाएंगे क्या। अच्छा, बात तो सही बोलिए, अगर हैवी अमाउंट हो तो क्या उसको कवर नहीं करेंगे क्या। अच्छा, तो उसको कवर करने के लिए एक नया सेक्शन लाया गया 194M। 194M कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना, भले ही उसकी टैक्स ऑडिट ना हुई हो। ठीक है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट इफ टोटल टर्नओवर फराना एंड दिमाग ठीक है। It applies when the total amount paid to a resident individual for carrying out any contractual work or providing any professional services in a year exceeds rupees 50 lakhs। तो देखो यहाँ सारी चीजें कवर हो गई। यहाँ पर ना मिस्टर लाल ने एक ब्रोकर को तो पैसा दिया दिया और हैज टू पे ब्रोकरेज इतना, अ ब्रोकर टू बाय अ रेजिडेंशियल हाउस टू मिस्टर श्याम, अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस। साथ साथ उसने कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट किया है 50 लाख रुपए तक का। लेकिन 194M लग जाता टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते अगर ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 लाख से अधिक होती तो। यहाँ एग्जैक्ट 50 लैक्स है। और ये देखो ना, दो अलग अलग पार्टीज हैं। अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है इस सेक्शन में, 194M में आ जाता। 10 लाख है अलग पार्टी है, 50 लाख अलग पार्टी है, दो डिफरेंट पार्टीज हैं। हम लोग को दोनों को ऐसा नहीं है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जामिनेशन में तो दोनों को ऐड करके सॉल्व करना, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। तो जब भी हम टीडीएस के प्रोविजन देखते हैं वो पार्टी वाइज देते हैं पैन नंबर के हिसाब से। इज इट क्लियर? तो इफ दे आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिट टीडीएस डिडक्शन इज एप्लीकेबल 194C एंड 194J। अगर वहां पर होता, अगर इनका टैक्स ऑडिट होता तो हम 194C में चले जाते कॉन्ट्रैक्ट का 50 लाख वाला, और 194J में चले जाते कमीशन वाला। ये है 194J। चलिए 194J में चले जाते कमीशन के लिए। अच्छा, यहाँ तो दूसरी चीज है ना, ये तो हम प्रोविजन आपको पढ़ा रहे हैं। तो 194C या 194J प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, एच कमीशन वाला है। तो द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हु हैव टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C 194J डू नॉट हैव टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्ट अंडर सेक्शन 194M। तो अगर कोई 194C 194J में कवर होता है तो भैया 194M में मत आओ। अगर आप 194J 194C में कवर नहीं आप हो पाए, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का आप वहां पर कवर अप नहीं हो पाए, तो भैया 194M में आ जाना। वो तभी होगा जब 50 लाख से अधिक होगा। तो 50 लाख से अधिक नहीं है, इसलिए यहाँ टीडीएस नहीं लगेगा, ना तो 10 लाख पर, क्योंकि 194H कहता है कि ब्रोकर को हम लोग जब ब्रोकर कमीशन देते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं आता जिसकी टैक्स ऑडिट दायरे में ना आती हो। टैक्स ऑडिट मतलब 1 करोड़ और 50 लाख के दायरे के बाहर हो, मतलब वो ना आता हो। तो यहाँ पर नो नो ही आंसर आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यही है नो।
नो, नो, दोनों केस में आंसर नो होगा। चल सकते हैं आगे, कहीं कोई डाउट नहीं सर। प्रोविजन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया है 194M का, और अगर आपको 194H भी पढ़ना हो तो मैंने यहाँ पर दे रखा है कमीशन और ब्रोकरेज का, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो टैक्स ऑडिट के दायरे के बाहर हों। तो अगर टैक्स ऑडिट के दायरे के बाहर हों तो यहाँ 194M लगेगा, लेकिन 50 लाख से ऊपर का हिसाब। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, आगे चल सकते हैं। मैंने आपको रेफरेंस के पर्पस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 194H और 194M, ताकि आप लोग हिंट ये समझ सके किन सेक्शंस का सहारा लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, 5, मिस्टर एक्स अ फॉरेन नेशनल एंड सिटीजन ऑफ यूएसए, बाहर का, विद एम इंक, वर्किंग विद एम इंक, ओके, विदेश में ही काम करता है, विदेश की ही कंपनी है, खुद भी विदेशी है, हर चीज विदेशी, US based company है, came to India during the previous year 2021 for rendering services on behalf of the employer. वो अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पर इंडिया में काम कर रहा है। For rendering services in India on behalf of the employer, he wishes to claim his salary income earned during his stay in India as exempt. वो इंडिया में पाने वाली सैलरी को वो चाहता है वो एग्जेम्पशन मिल जाए। Which of the following is not a condition to be fulfilled to claim such remuneration as exempt income under the head income under the Income Tax Act 1961? ढंग से पढ़े, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है which of the following, इनमें से कौन सा नहीं है एक कंडीशन जिसको फुलफिल करना पड़ेगा एग्जेम्प्ट इनकम होने के लिए। यानी हमें ये जानना है इसमें जो कंडीशंस हैं वो एग्जेम्प्ट इनकम की कंडीशंस हैं, लेकिन इस चार में कोई एक ऐसी कंडीशन है जो एग्जेम्प्ट होने के लिए जरूरी नहीं है, यानी कोई फालतू की एक कंडीशन दी हुई है। यानी तीन चीजें ठीक हैं, एक गलत है, एक वो चीज गलत है जो कंडीशन के फुलफिल ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए देख सकते हैं, एक सेक्शन का मैं रेफरेंस लिख देता हूं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 के लिए। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 ये है कि अगर कोई रिमनरेशन रिसीव्ड होता है किसी भी एम्प्लॉय को अपने फॉरेन एम्प्लॉयर से उसके इंडिया में रहने के दौरान, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो सेक्शन 10 में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो। पहला, द फॉरेन एंटरप्राइज इज नॉट इंगेज्ड इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया, ओके, वो विदेशी कंपनी ने इंडिया में कोई काम यानी बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है, दैट इज ओके, यानी ये कंडीशन हमारी ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। दूसरा, हिज स्टे इन इंडिया डजंट एक्सीड 90 डेज इन सच प्रीवियस ईयर, तो ऐसा बंदा जो इंडिया में आया है ना वो 90 दिन से अधिक इंडिया में ना रहता हो, तो बिल्कुल ठीक है, वो इंडिया में 90 दिन से अधिक नहीं है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। सच रिमनरेशन इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, ऐसी इनकम जो इंडिया में मिल रही है उसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत टीडीएस नहीं काटना है, ये तीसरी एडिशनल हो गई। रिमनरेशन रिसीव्ड बाय एक्ट शुड नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एम इंक, दैट्स इट। ये तीन सही हैं, यही एक ऐसी कंडीशन है जो बीच में है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये तीन कंडीशन मैच कर रही हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 से। एक फालतू की कंडीशन दी हुई है कि मिस्टर एक्स किसी भी ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो इंडिया में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो आपका आंसर है जो नहीं होनी चाहिए कंडीशन उसकी सैलरी इनकम को इंडिया में एग्जेम्प्ट करने के लिए, वो है आंसर बी। यानी एम इंक का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो एसएससी इंडिया में आया है सैलरी पा रहा है वो 90 दिन से अधिक इंडिया में ना हो, और जो सैलरी पा रहा है उस पर टीडीएस ना लगता हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, एम इंक के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी ना हो। इफ ऑल दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन यस he'll get his salary exempted in India, otherwise the amount of tax shall be charged on that income under the head salary. Is it clear? चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मिस्टर राम 1 अप्रैल 1961 को बॉर्न किया है। अच्छा, टोटल इनकम है उसकी 2,90,000 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 comprising of his salary income. He doesn't claim any deduction under chapter 6A. ये इसकी सैलरी इनकम है और उसने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया 80 में। ही पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 पर मंथ, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है 10,000 पर मंथ, यानी ईयरली हो जाएगा 1,20,000 पर एनम ऑन एन एवरेज।
He made a visit to Melbourne along with his wife for a month of February 21, for which he incurred to and fro flight charges of rupees 1,20,000। तो फॉरेन में ट्रेवल किया है और उसमें 1,20,000 फ्रेट का टू एंड फ्रो खर्च किया है। द रिमनरेशन एक्सपेंडिचर फॉर हिज वीजा स्टे एंड साइट सीइंग अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000 was met by his son residing in Melbourne। तो मेलबर्न में उसका बेटा ऑलरेडी रह रहा है। ये जब वहां गया था अपनी वाइफ के साथ तो उसके बच्चे ने उसके 80,000 खर्च किए थे, उसके ऊपर खर्च किए थे। इज मिस्टर राव रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एंड इफ सो व्हाई। अब आते हैं इसकी एक कंडीशन देखते हैं। देखो ना, ये 1 अप्रैल 1961 को पैदा हुआ और हमें चलना है 31 मार्च 21, क्योंकि 21 22 प्रीवियस असेसमेंट ईयर को लेना है। तो बताओ कितने साल हो गए इसकी एज को। तो एग्जैक्ट 60 ईयर्स हो गए ना। तो अगर एग्जैक्ट 60 ईयर्स हो चुके हैं तो इसकी इनकम 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर अगर वो 60 ईयर्स की एज को अटेंड कर लेता है तो उस केस में उसकी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स 3 लाख होती है। वो तो केवल 2,90,000 सैलरी पा रहा है भैया, कहाँ से उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। ठेंगा, उसकी इनकम कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। इस केस में उसकी इनकम पर कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 139(1) जब हम रिटर्न ऑफ इनकम के फाइलिंग की बात करते हैं, ड्यू डेट की बात करते हैं, तो ये तो बोला गया था कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक होनी चाहिए इनकम, तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम इस ड्यू डेट के अंदर दाखिल करनी पड़ेगी। ऑडिटेड के केस, नॉन ऑडिटेड के केस, उनकी ड्यू डेट्स बताई गई थी। लेकिन अब इसमें 7th प्रोविजो ऐड कर लिया गया है, वो एक्सपेंडिचर बेस्ड एलिजिबिलिटी बताता है। किसके बेस? एक्सपेंडिचर बेस एलिजिबिलिटी बताता है कि भैया आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी है कि नहीं। उसमें इसने 3 कंडीशंस बताई हैं। कितनी? 3 कंडीशन देखिए, मैंने यहाँ पर ये चीज आपको पढ़ने के लिए दे दी है। ये चीजें देखिए ढूंढनी पड़ेंगी आपको, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए दे दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि पर्टिकुलर प्रोविजन कहता क्या है। 3 कंडीशन है। पहला ये बोलता है अगर वो आउटसाइड इंडिया फॉरेन ट्रिप पर जाता है, 2 लाख रुपए से अधिक का खर्च करता है। अरे नहीं नहीं, वो 2 लाख नहीं खर्च किया फॉरेन ट्रिप पर, उसने ना टोटल मिलाकर जो उसने खुद किया है वो 1,20,000 किया है, यानी कि इस कंडीशन से भी वो बाहर निकल गया। यानी फॉरेन ट्रिप होने के बावजूद उसको आईटीआर दाखिल नहीं करनी। लेकिन अगर उसका कोई विदेश में प्रॉपर्टी है, विदेश में कोई उसका अमाउंट डिपॉजिट है 1 करोड़ से अधिक का, कितने से? 1 करोड़ से अधिक का उसका विदेश में कोई पैसे जमा है आउटसाइड इंडिया, उसका कोई बैंक अकाउंट है वहां डिपॉजिट है उसके 1 करोड़ से अधिक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी है, इसलिए हम मान लेंगे उसका कोई पैसा विदेश में जमा नहीं है। तो 2 चीजों से तो वो किनारे हो गया। एक तो 2 लाख रुपए से अधिक का उसका फॉरेन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो उसने किया नहीं है, और उसका विदेश में कोई पैसा जमा नहीं है 1 करोड़ से अधिक, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो भी एब्सेंट हो गई। यानी अब थर्ड इंफॉर्मेशन जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 1 लाख रुपए से अधिक किया है पिछले साल, तो उसको रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। उसने पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कितना खर्च किया ये दुनिया जानती है, वो है 1,20,000। 1 लाख से अधिक होता है तो उसको रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। अरे 1 लाख को क्रॉस कर गया, in this case he is needed to file its return of income mandatorily. There is no any option given to him to file or not to file. According to 7th proviso of section 139(1), he is mandatory required to file his return of income if he fulfills any one of these 3 conditions। ठीक है ना। तो इन 3 कंडीशन में जो वो पूरा कर लेगा, तो इसने तो 3 में से एक कंडीशन तीसरी वाली पूरी कर ली। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहा जाता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन 7th प्रोविजो इनको शामिल किया गया है। तो देखिए चीजें अपने आप रिवीजन भी होती जा रही हैं। आपने सैलरी देख लिया, हाउस प्रॉपर्टी देख लिया, पीजीबीपी देख लिया, कैपिटल गेन देख लिया, आपने रिटर्न ऑफ इनकम भी देख लिया और डिडक्शन भी देख लिए। बाप रे बाप। अच्छा, अभी कौन से दिन देखने बाकी हैं वो भी देखते हैं। मिस्टर राजेश, क्वेश्चन नंबर 7 इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय द सीआईटी। अगर कोई बंदा असेसिंग ऑफिसर से दुखी है तो वो सीआईटी के पास या सीआईटी अपील के पास जाता है 30 डेज के अंदर। ये अपील चैप्टर में पढ़ाया गया है आपको, क्लियर। और अगर सीआईटी अपील या सीआईटी से दुखी है तो वो आईटीएटी के पास जाता है 60 डेज के अंदर। और अगर आईटीएटी से दुखी है तो वो हाई कोर्ट में जाता है 120 डेज के अंदर।
सारे ग्राउंड्स फैक्ट्स जमा करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम्स देने पड़ते हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील देनी पड़ती हैं। फिलहाल हम वहां पर नहीं जा रहे, हमसे क्या पूछा है। उसने कहा इनकम टैक्स की इम्पोज की गई है पेनाल्टी, इसने किसने इम्पोज की, इसने इस जगह आता है, सीआईटी अपील ने इम्पोज की है 270A की। व्हाट इज द एपिलेट रेमेडी अवेलेबल टू हिम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो भैया अगर सीआईटी से दुखी हो या सीआईटी अपील से दुखी हो तो आईटीएटी में चले जाओ, दिक्कत क्या है 60 डेज के अंदर। ही कैन फाइल एन अपील टू कमिश्नर, ना भैया ना, भैया सीआईटी या सीआईटी अपील दोनों एक ही पावर रखते हैं, दोनों का पोस्ट एक ही है, अंतर ये है कमिश्नर एग्जीक्यूटिव या कमिश्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है और सीआईटी अपील एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर उन चीजों को नहीं देख रहे हैं, हम केवल ये देखेंगे कि सीआईटी अपील बेसिकली अपील के मैटर्स को निपटाता है और सीआईटी अपील के अलावा के भी मैटर्स को निपटाता है। रिवीजन के केसेस भी उसके पास आते हैं, सीआईटी के पास 163 164 ये सब आपने देखा है। दोनों इक्वल पोस्ट होती हैं, दोनों नीचे ऊपर नहीं होती, दोनों इक्वल पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पर वो इक्वल पोस्ट है तो सीआईटी अपील में नहीं जा सकता। फिर सीआईटी अपील में ये भी गलत बात, वो आईटीटी में जा सकता है 30 डेज, ना 30 डेज नहीं है, वो जाएगा इसमें 60 डेज। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर है आपका डी। इज इट क्लियर। तो कहानी अगर तैयार है आपकी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपील का भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Mr. Aparna and Miss Aparna and Miss Dimple, Indian citizen residing in California since 2010, visit India for 60 days every year. अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया में विजिट करने आता है तो भैया वहां पर 60 डेज का प्रोविजन हट जाता है, वहां 182 डेज के प्रोविजन रिप्लेस हो जाते हैं। उनको केवल एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है आरओआर बनने के लिए। इज इट क्लियर, याद होगा। अगर सॉरी रेजिडेंट बनने के लिए, रेजिडेंट बनने के लिए कंडीशन ये थी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस 4 ईयर प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज। तो यहाँ पर 60 डेज को रिप्लेस करके प्रीवियस ईयर का 182 डेज कर दिया है, जिसके कारण सेकंड कंडीशन हमारे लिए बेकार हो जाती थी, केवल फर्स्ट कंडीशन ही काम की रहती थी। 1 मार्च 2021 को मिस अपर्णा ने ट्रांसफर किया मिस टिम्पल इन कैलिफोर्निया फॉर कंसिडरेशन ऑफ डॉलर इक्विवेलेंट टू 15 लाख। तो देखो एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को, चूंकि 60 डेज से ज्यादा नहीं रहते हैं इंडिया में, इसलिए दोनों नॉन रेजिडेंट हैं, अपर्णा और डिम्पल। और अपर्णा ने ट्रांसफर किया है डिम्पल को रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ओके आरडीबी ट्रांसफर किया है। तो आप लोगों को मालूम है कोई मतलब, ठीक है कहानी बाद में पढ़ते हैं, बस ये याद करो सेक्शन 47, सेक्शन 47 में एक प्रोविजन ये था कि अगर कोई एडीआर है, जीडीआर है, एफसीसीबी है, तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट के पास एडीआर, जीडीबीआर, एफसीसीबी है और अगर वो दूसरे किसी नॉन रेजिडेंट को एडीआर, जीडीआर और एफसीसीबी को ट्रांसफर करता है तो वो 47 में एग्जेम्प्ट होता है। इन द सेम वे अगर कोई नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को ट्रांसफर करता है आउटसाइड इंडिया तो वो भी एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 47 के हिसाब से कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो किसी भी कंपनी का उसने जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट थी उसका आरडीबी ट्रांसफर किया है इतने रुपए पर, अरे भैया कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, माफ कर दो, माफ कर दो भैया, फालतू का क्वेश्चन दिए हो। नो कैपिटल गेन गलत, नॉट अ कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन भैया, ये हटा दो, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर नो कैपिटल गेन टैक्स सिंपली इन द हैंड्स ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 47, ये आप पूरा कर लेंगे। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिस्टर संजय, अ सैलरीड इंडिविजुअल, पेज ब्रोकरेज ऑफ 40 lakhs to Mr. Harish, a broker, on 5th of January to buy a residential house। एक घर खरीदने के लिए दिया है, 194M में आ जाएगा, सैलरीड है। अब टैक्स ऑडिट का तो यहाँ पर कोई सिस्टम रहा ही नहीं, यानी वो बिजनेसमैन है ही नहीं, इसका मतलब वो टीडीएस के प्रोविजन के बाहर आ गया और यहाँ पर उसको 194M एप्लीकेबल हो जाएगा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर। अभी अभी देखा उसके केस में, चूंकि 40 लाख है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, 50 लाख से ऊपर होता तो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता। हिज फादर मिस्टर हरी, अ रिटायर्ड पेंशनर, मेक्स कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ ₹15 lakhs, 25 lakhs एंड 12 lakhs। तो 52 lakhs 2021 यानी 2021 में उसने मिल करके 52 लाख रुपए का पेमेंट किया है मिस्टर राजीव को। ये पूरा का पूरा राजीव को पेमेंट हुआ है, अलग अलग पार्टीज नहीं है, देयर इज ओनली अ सिंगल पार्टी राजीव।
रेजिडेंशियल तो ये 50 लाख से ऊपर है जी, यहाँ पर लग जाएगा हमारा टीडीएस का प्रोविजन सेक्शन 194M। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ मैंने इसलिए नहीं दिया है हिंट क्योंकि ऊपर हम लोग इस हिंट को देख चुके हैं। तो नीदर ना बोथ ना मिस्टर संजय इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, नो मिस्टर हरी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एट सोर्स बट संजय इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? इस चीज को आप देख लेंगे। वहाँ पैन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, सारी चीजें हम बता दिए। केवल पैन नंबर बेस्ड होगा तो 10 नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मालूम है टीडीएस घटाने के लिए 10 नंबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो इंडिविजुअल है, सैलरीड एम्प्लॉयर था, सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय को कहाँ से 10 नंबर मिलेगा भैया? तो अपने पैन नंबर के बेसिस पर ही टीडीएस काट लो जी। चलें क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा हो गया, 9 भी हो गया, वाह भाई वाह। लास्ट, आज का लास्ट। Mr. Rajesh and Mr. Brijesh, resident individual, received 12 lakhs each on 1st April 20। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से सुनेंगे। ये राजेश, ये ब्रिजेश, एलआईसी का पैसा मिला है 12 लाख और 12 लाख। अब ये माफ है या टैक्सेबल है, डिपेंड्स। कब मिला है? 1 अप्रैल 20 को, 1 अप्रैल 20 को मिला है। अच्छा, और इन्होंने कब पॉलिसी ली थी? 31 मार्च 2012 इसने ली थी पॉलिसी, 31 मार्च 2012 एंड 1 अप्रैल 2012। ये लो, क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर आ गया। आप सेक्शन 80C को उठा करके देख लो। 80C को ही क्यों उठा करके देखोगे भाई? 194 DA को भी उठा करके देख लो, 1010D को भी उठा कर देख लो। यहाँ मैंने आपको 2 का हिंट दिया हुआ है, आप 3 को हिंट ले लो। सबसे पहले 1010D, 194DA और 80C, ये 3 प्रोविजन आपको एक साथ देखने हैं। 80C के लिए वो डिडक्शन की बात करता है जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तब। तो फिलहाल दिस इज नॉट अ केस ऑफ द कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई वी आर ऑफ नो यूज टू गो विद द सेक्शन 80C। एट द टाइम ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड, you are just going to make the payment of premium of LIC, then yes section 80C will be there for the purpose of getting the deduction। लिमिट बताता है। जबकि 10D और 194DA ये बताता है कि आपको टीडीएस कब चार्ज करना है, और बताता है कि कब आपकी ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी, जो आपको पैसा मैच्योरिटी पर मिल रहा है। तो ठीक है ना? तो यहाँ पर जब हम लोगों ने 80C पढ़ा था या डिडक्शन पढ़ा था टीडीएस का, तो ये कहा गया था कि अगर 31 मार्च 2012, 2003 से लेकर 2012 ऐसा कुछ प्रोविजन है, देख लेंगे आप। 2012 तो मुझे परफेक्ट याद है, अब 2003 से ही है शायद, तो 31 मार्च 2012 तक है। अगर कोई, तो उसका जो प्रीमियम होना चाहिए ना, वो 20% तक माफ है। लेकिन इसके बाद वाली डेट के अगर कोई है, 31 मार्च 2012 के बाद अगर कोई है, ये देखो ना 1 अप्रैल 2012 उसके बाद आ गया, तो वहां पर 10% से अधिक का प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अगर प्रीमियम 10% तक है, मेरी बात ढंग से समझेंगे, 10% तक है तो डिडक्शन भी मिलेगी। और अगर 10% से तक का अगर प्रीमियम है, तो आपके ऊपर टीडीएस का भी प्रोविजन नहीं लगेगा और इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी। कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ, ये 20% या 10% होना चाहिए। यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी है प्रीमियम की? 12 लाख का अगर था तो इसका होना चाहिए 2,40,000, इसका होना चाहिए 1,20,000। अब कहता है द सम एश्योर्ड, सॉरी 10 lakhs है, सम एश्योर्ड है 10 लाख, सम एश्योर्ड है 10 lakhs और यहां पर भी है 10 lakhs। तो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए थी 2 लाख और यहां पर होनी चाहिए थी 1 लाख।
तो एक्चुअल प्रीमियम कितना है, दोनों केस में कह रहा है 1,10,000 और 1,10,000। यहां आकर मैटर फंस गया। यहां एक्चुअल वाला देखो ना, हम एक्चुअल में ज्यादा दे रहे हैं जबकि हमें 1,00,000 तक का बोला गया था। इसका मतलब ये वाला हमारा टैक्सेबल वाले दायरे में आ गया और टीडीएस के प्रोविजंस लग जाएंगे। और ये विद इन लिमिट है, ये विद इन लिमिट है, ये विद इन लिमिट है, इसलिए हमारा नो टीडीएस एंड 100% exempt अंडर सेक्शन 10(10)(d). 10(10)(d) नहीं है, 10(d) है, डी 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 10(10)(d) बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये है आपका। अब आप बताइए, पहला वाला पूरी तरह माफ है? हाँ सर, पहला वाला पूरी तरह माफ है, कुछ नहीं सोचना उसमें। कैसे नहीं सोचना सर, टीडीएस नहीं लगेगा, देख लेते हैं। Any person responsible for paying to a resident any sum under a LIC including the sum allocated by way of bonus on such policy। अब मैच्योर हो रही है, पैसा मिल रहा है, तो वहां पर वो टीडीएस लगेगा। यानी इंश्योरेंस कंपनी जब पेमेंट दे रही है 12 लाख, तो उस समय टीडीएस काटेगी। कब? अदर देन द अमाउंट, कब नहीं काटेगी? नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम अंडर सेक्शन 10(10)(d)। अगर 10(10)(d) के बाहर है तब, यानी अदर देन उसके बाहर है तब, तो 10(10)(d) में कब जाएगा, यानी एग्जेम्प्ट कब होगी वो इनकम? कहा गया एनी सम रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड, ये अदर देन। अब ढंग से सुनेंगे मेरी बात, बिल्कुल ढंग से सुनेंगे। कहा गया माफ है। माफ कब होगा? आपसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूं, माफ कब होगा? जब वो विद इन लिमिट काम करेगा, जब वो विद इन लिमिट काम करेगा। तो कहता है अदर देन एनी सम रिसिव्ड, अगर वो पैसा मिलता है, अच्छा 2003 मैंने बिल्कुल ठीक बोला था, और 2012 के अंदर 31 एनी ईयर ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 20%, यानी 20% से अधिक का प्रीमियम होता है, 20% प्लस प्रीमियम अधिक हो, तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल होगा तो उस पर टीडीएस के प्रोविजन भी लग जाएंगे। इसका मतलब अगर 20% तक है तो उस पर एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा और टीडीएस के प्रोविजन भी नहीं लगेंगे। ये मैंने आपको पहले केस में बता दिया। लेकिन अब 10% वाले की बात कर लेते हैं, चलिए। वो लास्ट वाले में लिखा है ये 1/4/2012 या उसके बाद अगर कोई है प्रीमियम, तो ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 10%। जी हाँ, ये 10% से एक्सीड है। देखो ना, होना चाहिए था 1,00,000, मैक्सिमम है 1,10,000, 10% से अधिक और 1/4/2012 के बाद है, तो इस केस में ये टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, यानी वहां टीडीएस के भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 10(10)(d) भी एप्लीकेबल नहीं होगा, 194(d)(a) एप्लीकेबल होगा। कौन सा? 194(d)(a) एप्लीकेबल हो जाएगा, और 5% के हिसाब से। लेकिन अगर ये पैसा 1 लाख तक होता तो हम पूरा माफ कर देते। 100,000 बुक में लिखा है, 100,000, आप 1 लाख बोल सकते हैं। अदरवाइज ये 1 लाख से अधिक है जी, तो वहां टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे जी। कितना? 5%। किस पर? जो इनकम पार्ट होगा उस पर। सर कहां पता चला? अदर देन, अच्छा किस पार्ट पर? any person responsible for paying to a resident any sum life insurance including the way of bonus other than the amount not includable shall at the time of payment thereof deduct income tax thereon at the rate of 5% on the amount of income comprised therein। जितनी इनकम होगी उस पर 5% के हिसाब से। अब हमें कैलकुलेट करना है भैया कितनी इनकम हुई, तो हम आपको बता सकते हैं ये है एलआईसी का रिसीट हुआ है टोटल 12 lakhs माइनस पेमेंट हुआ है प्रीमियम कितना? 1,10,000। कब से पेमेंट हुआ है? 1/4/2012 से, तो 12/13, ये हम कह सकते हैं 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19 एंड 19/20। क्योंकि 1 अप्रैल 20 को तो पैसा मिल गया। कितने साल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 1,10,000 का 8 ईयर्स का 8,80,000 ऐसे ही पता चल रहा है, तो ये आ जाएगा 3,20,000। कितना आ गया? ये हो गया इनकम पार्ट, और इनकम पार्ट पर टीडीएस लगेगा हमारा
5% के हिसाब से, इसका मतलब 16,000। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट केस में ना है, दूसरे केस में हाँ है। 16,000 कहीं दिख रहा है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, गॉट इट, फोर्थ में है। नो टीडीएस बाय राजेश बिल्कुल ठीक है। टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर ब्रिजेश एंड द टीडीएस इज 16,000। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो आंसर इज डी। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चंस तभी पॉसिबल हैं सॉल्व होने जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां टेंशन ही टेंशन रहेगी। देखिए 10 क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ खत्म हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर आएंगे नए 10 क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।